Hello students, today we are going to learn a new act, that is Sale of Goods Act 1930. As you can see the title, chapter 2, the Sale of Goods Act 1930. This chapter is divided into 4 units. Unit 1 is formation of contract of sale, that is how a contract is made. Unit number 2 covers conditions and warranties. Unit number 3, transfer of ownership. When we are selling goods, then at which point the ownership is transferred from seller to buyer. That is your unit 3. And unit number 4 is rights of unpaid seller. Okay. This chapter is divided into 4 units as discussed and into 66 sections. छोटा सा एक्ट है, ओके, 66 सेक्शंस में डिवाइड है और हमें वो सारे सेक्शंस पढ़ने हैं. okay? हम इन 4 यूनिट में सारे 66 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं. एक्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जान लेते हैं और एक्ट हमें क्या सिखाना चाहता है. ओके, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं. ओके, so let's begin with the same. As it is mentioned over here, the provisions related to sale of goods were earlier, that is prior to 1st July 1930. 1 जुलाई 1930 से पहले ये सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड थे. इट मींस 1 जुलाई 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स के लिए कोई सेपरेट एक्ट नहीं था. देयर वाज नो सेपरेट एक्ट, अलग से कोई एक्ट नहीं था. उसके सारे प्रोविजंस कहां पे कवर्ड थे? दे वर कवर्ड इन Indian Contract Act 1872. As you can see from the year itself, that the Contract Act came first. Okay. Later on, from 1st July 1930, that is 1st July 1930 से Indian Contract Act में sale of goods से related, Indian Contract Act में सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा के एक नया एक्ट बनाया गया जिसको हम कहते हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. इट इज कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड थे उनको एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया और उस एक्ट का नाम बना दिया गया The Sale of Goods Act 1930. Okay. तो Sale of Goods Act, Sale of Goods से related सारे questions को solve कर देता है. जितनी भी problems arise होती है Sale of Goods से related, almost वो सारी problems solve हो जाती हैं. But in case कोई ऐसा particular situation arise होता है जिसका आंसर Sale of Goods में नहीं है, तो उसके लिए हम अभी भी Indian Contract Act को रेफर कर सकते हैं. द मैटर मे बी रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स, पर अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व सेल ऑफ गुड्स के थ्रू नहीं किया जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन द सेम मे बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Okay, this is basic idea about the sale of goods act. Okay, as the name suggests, इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक सेल के बारे में और दूसरा गुड्स के बारे में. Now these things are part of everybody's day-to-day life. हर एक की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, a normal part of everybody's life. हम हमारी डेली यूज की चीजों के लिए किसी भी एक शॉपकीपर के वहां, मॉल में
चीजें खरीदने जाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ओके, मतलब हम किसी शॉपकीपर के वहां पे गए, हमें कोई चीज की जरूरत थी, हमने मांगा, हमको वो मिला, उसके लिए हमने उसको पैसा पे कर दिया। तो पहले उसका ओनरशिप था, अभी हमारा ओनरशिप है, हम उसको जैसे चाहें कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने जो गुड्स खरीदा, ओके, समझो कि शॉपकीपर ने आपको बताया था या सैंपल दिखाया था कि आप जो गुड्स खरीदने वाले हैं वो ऐसा है, पर आपने घर जाके चेक किया तो पता चला कि जैसा दिखाया था वैसा नहीं है, या जैसा बताया था वैसा नहीं है। दिखाया था इन दी सेंस, जैसा सैंपल दिखाया था वैसा नहीं है, या जैसा डिस्क्राइब किया था वैसा नहीं है, तो आप गुड्स वापस देने जाते हो, उनको बोलते हो कि मुझे रिप्लेस करके दो, या तो इसके बदले मेरे पैसे वापस करो। ऐसी काफी सारी सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में अराइज होती रहती है। ओके, और वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि इस एक्ट को समझने के लिए मुझे किन किन चीजों को ध्यान में देना पड़ेगा, ऑन विच थिंग्स एम आई सपोज टू फोकस। तो हमें लगता है कि सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट। हम वहां पे गए, गुड्स खरीदा, उनको पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है, ऐसा कुछ हुआ? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ राइटिंग में होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, पार्शियली ओरल एंड पार्शियली इन राइटिंग, और it can be inferred from the conduct of parties, implied contract जिसको कहा जाता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ राइटिंग में होना चाहिए तो ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, पार्शियली ओरल, पार्शियली रिटर्न, और इट कैन इवन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ओके, सो व्हेन आई यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मुझे काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो इन दिस चैप्टर विच ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू लर्न, हम ऐसी कौन सी चीजों को सीखने वाले हैं जो हमें इस चैप्टर को समझने में, इस एक्ट को समझने में काम लगने वाली है। सो जैसे हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है कि मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए, है ना, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। देयर मस्ट बी अ बायर as well as a seller. These are 2 separate parties. I cannot sell to myself. There needs to be 2 separate parties. One is a buyer, other is a seller. हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? So we are going to talk about goods. We are going to talk about sale. Okay. When we buy something, we pay some price. We talk about quality. Okay. We talk about गारंटी एंड वारंटी, है ना। हम कभी भी कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने जाते हैं, हम पूछते हैं ना कि इसमें क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, पार्ट्स बिगड़ गए तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट है या रिफंड है ना, या रिपेयर है, किस तरह का रेमेडी अवेलेबल है। okay? इसके साथ साथ इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस देन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हम हमारा डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? क्वांटिटी से रिलेटेड हो सकता है, क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है। डिस्प्यूट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द सेम, ये सारी चीजें हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, और ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। उसी तरह से सीखना तो आपको अच्छे से और जल्दी में समझ में आएगा। ओके, अगेन गिविंग अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन। इस चैप्टर का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
ये चैप्टर हमारी बुक में, हमारे मॉड्यूल में 4 यूनिट में डिवाइडेड है. नंबर यूनिट 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. नंबर 2 conditions and warranties. Number 3 is what are the unit number 3 is transfer of ownership, and number 4 is what are the rights of unpaid seller. अगर किसी भी सेलर को उसका प्राइस नहीं मिलता है तो उसके पास क्या अधिकार है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न so many definitions in this chapter. Okay, let's begin with the same. As I told, okay, there must be two parties, buyer and seller. किसके बारे में बात करेंगे? सेल के बारे में बात करेंगे. सेल मीन्स वी आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. किस चीज का ओनरशिप ट्रांसफर होगा? गुड्स का. और इसके लिए हम क्या पे करते हैं? प्राइस. प्राइस के लिए आपको दो बातें बताई हुई है. इट मस्ट बी आइदर इन द मॉनेटरी टर्म्स और पार्शियली इन मॉनेटरी टर्म्स एंड पार्शियली इन काइंड. पर आप गुड्स खरीदते हो, उसके बदले में गुड्स देते हो, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा. इट इज बार्टर. क्या माना जाएगा? बार्टर सिस्टम. सेल उसको तभी माना जाएगा जब आपको उस गुड्स के बदले में पूरा पैसा मिला हो, या गुड्स के बदले में थोड़ा पैसा और बाकी कुछ काइंड में मिला हो तो चलेगा. आपको कंप्लीटली एक्सचेंज में गुड्स मिलता है तो उसको सेल माना नहीं जाएगा. इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेल अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं. हमेशा हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक सेंटेंस कॉमन होता है. दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता है. बट एज वी ऑल नो दैट लास्ट ईयर ऑन 5th August Article 370 and 35A were removed, and accordingly all the laws of India will be applicable in the state of Jammu and Kashmir as well, but not from 5th August. It is omitted with effect from 31st October 2019. मतलब अब जब इस एक्ट का जो आप बैर एक्ट देखोगे, ये तो हम कमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, जब आप उसका बैर एक्ट देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि अब ये वर्ड किसी काम का नहीं है. मीन्स द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. वहां पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Let's understand the definitions very clearly. Okay, थोड़ा सा ध्यान देना है. बायर एंड सेलर. ओके, तो आपको कुछ चीजें रिपीटेड मैनर में बताई हुई है, मैं आपको सिंपल मैनर में बता देता हूं. बायर मीन्स हु बाइज और अग्रीज टू बाय, and seller means the one who sells or agrees to sell. जो बेचता है या बेचने के लिए अग्रीमेंट करता है, या जो खरीदता है या जो खरीदने के लिए अग्रीमेंट करता है. Buyer means a person who buys or agrees to buy, and the seller means a person who sells or agrees to sell goods. These are complementary terms. Complementary terms का मतलब किसी भी एक इंसान के होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. बायर एंड सेलर, मैं किसी को बायर तभी बोल सकता हूं जब वो कोई बाय कर रहा है, तो वो बाय करेगा मतलब कोई ना कोई सेल कर रहा है. ओके, there must be minimum two parties, that is the buyer and seller. These two terms are complementary to each other. मतलब
अकेले में किसी का कोई मतलब नहीं, दे मस्ट बी टुगेदर. ओके, सो बायर includes two persons, that is buy or agrees to buy, and seller again the one who sells or agrees to sell. Okay. Second definition is of goods. Okay, ध्यान से अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ना. Goods means every kind of movable property. मतलब इन लोगों ने यहां से एक चीज को परमानेंटली हटा दिया, परमानेंटली यहां से हटा दिया. दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नेवर कंसिडर्ड एज गुड्स. इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर नेवर कंसिडर्ड एज गुड्स. क्या लिखा है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ movable property other than actionable claims and money. मतलब किसको हटा दिया? एक्शनेबल क्लेम्स को हटा दिया और मनी को भी हटा दिया. मैं आपको समझाता हूँ एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, आगे इसका डेफिनेशन लिखा होता है. ओके, एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to or forming part of the land. Things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed. Severed मतलब उसको जमीन से अलग करना. Which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. Okay, फिर से कोशिश करते हैं समझने की. इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. गुड्स में हर एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा. इसमें कौन सी चीजों को इंक्लूड किया हुआ है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स. क्रॉप्स का मतलब होता है, हम से फॉर एग्जांपल मुझे अपने खेत में गेहूं करना है, तो उसका जो सीडिंग होगा और उसके बाद उसका जो पौधा लगेगा, दैट इज अ क्रॉप. ओके, ग्रास एंड एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. नाउ इफ आई से there is a farm of mango trees. Okay, so tree is attached to earth, or we cannot say it is attached to earth. It is forming part of land. Okay, when tree is forming part of the land, the mangoes on the mango tree are also forming part of the land. Tree is also part of the land and the mango that is on the tree is also part of the land. But उसको सेल करने से पहले उसको हम पेड़ से अलग करते ना. पूरा पेड़ तो बेचने के लिए नहीं लेके जाते. We sell mango, not mango tree, है ना. तो हम मैंगो को बेचने से पहले उसको पेड़ से अलग करते हैं. ओके, मेरे खेत में गेहूं हुआ तो मैं गेहूं का जो पूरा प्लांट होता है वो बेचने नहीं जाने वाला हूँ, है ना. उसमें से गेहूं अलग करके, मतलब आई हैव टू सेवियर इट एंड देन सेल इट, विच आर अग्रीड टू बी सेवियर्ड. इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. ओके, हमारी जो करेंसी है उसको गुड्स माना नहीं जाता है. करेंसी दैट इज INR, है ना. 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, 50, 100, 500, 1000, 2000, जो भी करेंसी नोट्स हैं, दे आर नेवर कंसिडर्ड एज मनी. ओके, तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब यहाँ पे समझाया हुआ है, आगे इसका पूरा डिटेल भी है. फॉर एग्जाम्पल डेट. ओके, इट मीन्स if I have sold goods to someone on credit, I have sold goods to someone on credit. Okay, तो वो जो राइट टू रिसीव मनी है, मुझे उसके पास से पैसा लेने का जो अधिकार है,
उसको एक्शनेबल क्लेम्स कहा जाता है। इट इज सेड एज एक्शनेबल क्लेम्स। मैंने किसी को पैसा दिया है और वो पैसा रिकवर करने का मेरे पास जो राइट है उसको मैं कहता हूँ एक्शनेबल क्लेम्स। सो एक्शनेबल क्लेम्स आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड हुआ? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टॉक, shares, growing crops, grass and things which are attached to earth, पर जिसको बेचने से पहले उसको हमें जमीन से दूर करना पड़ेगा, वो नेसेसरी कंडीशन है। ओके, इट वी हैव टू sever it from the earth. Let's move on. There are several types of goods which are defined over here. यहाँ पे goods तो पढ़ लिया कि goods means every kind of movable property, but यहाँ पे goods का classification दिया हुआ है। Okay, let's learn one by one. Okay, existing goods, जैसा नाम वैसा ही उसका meaning, which are in existence, which are in existence at the time of sale or at the time of contract. Say for example, I want to purchase a car. मुझे एक कार खरीदनी है। मैं कार के शोरूम में जाता हूँ, ओके, और वहां पे जाके मैंने कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर मॉडल चाहिए, कि आपके पास अवेलेबल है? उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल है और ये कलर हमारे पास अवेलेबल है। तो इट मीन्स व्हेन एवर आई विल बी मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मैं उनके पास से जब भी गुड्स खरीदूंगा तब गुड्स वहां पे एग्जिस्टिंग है। The goods are existing over there, in existence at the time of sale. Okay. Second type of goods are future goods. It means these are to be manufactured or procured, made to order. ऐसी चीज जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने गया, मुझे समझो कि किसी फंक्शन के लिए मिठाई खरीदनी है, तो मैंने उनको बोला कि आपके पास जितनी भी मिठाई है वो बात अच्छी है, सब मुझे पसंद आ गई, तो मुझे ऐसा वाला मिठाई बनवाना है। समझिए, मान लोगे कैश्यू, काजू में से कोई मिठाई बनवाना है, तो आप मुझे बना के दोगे? उसने बोला ठीक है, इतना टाइम लगेगा पर आपको बना के देंगे। तो जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपने गुड्स को डिस्क्राइब किया है कि मेरे को ऐसा चाहिए, बट द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, उनको अभी बनाना पड़ेगा। टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी प्रोक्योर्ड, दे आर कंसीडर्ड एज फ्यूचर गुड्स। उनको क्या माना जाता है? फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब ही होता है डिपेंडेंट अपॉन, dependent upon future uncertain event. Okay, dependent upon future uncertain. Let's try to understand what is the contingent goods. Contingent goods का मतलब ये है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कोई एक कंडीशन फुलफिल होगा। This contract will be made only when a certain condition is fulfilled. Condition क्या हो सकता है? कि मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट का 1000 kg बेचने के लिए प्रॉमिस देता हूं। पर्सन ए सेज टू पर्सन बी, है ना, कि मैं आपको इस प्रोडक्ट का 1000 kg बेचूंगा। बी ने पहले रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ये प्रोडक्ट आप 1000 किलो बना के दो। अब अगर ए, जैसे मिठाई वाला एग्जांपल दिया था, तो ए ने कहा कि मैं मिठाई बना सकता हूँ और मेरे पास उसका रॉ मटेरियल भी है, नहीं है तो मिल भी जाएगा, मतलब वो श्योर है, तब वो गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं। पर यहाँ पे ए बी को कहता है मैं 1000 kg आपको बेचने के लिए रेडी हूँ, आपको मैं प्रॉमिस देता हूँ कि आई विल सेल यू 1000 kg ऑफ गुड्स,
बट ओनली इफ आई एम एबल टू प्रोक्योर, क्योंकि मैं जहां से खरीद के लाता हूँ वहां पे इसका इतना क्वांटिटी है या नहीं, मुझे अवेलेबल होगा या नहीं, वो मुझे पता नहीं है। ओके, ए ने कहा बी को कि मैं जिस सप्लायर के पास से गुड्स खरीदूंगा उसके पास 1000 केजी होगा तो मैं आपको बेचूंगा। मतलब क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि ए अपने सप्लायर के पास जाएगा, उसके पास 1000 केजी होगा तो वो बी को देगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली द गुड्स आर, उसका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 3 हिस्सों में है। वन इज एग्जिस्टिंग गुड्स, नंबर 2 इज फ्यूचर गुड्स, नंबर 3 कंटिंजेंट गुड्स। ओके, द एग्जिस्टिंग गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, existing goods are further divided into specific, ascertained and unascertained. The existing goods are, मतलब goods existence में है पर again there are certain types in the existing goods. One is a specific goods, number 2 ascertained goods, number 3 unascertained. Okay? मैं किसी को जाके ऐसा कहता हूँ, किसी की शॉप पे जाके या शोरूम पे जाके मैंने ऐसा कहा कि मुझे इस तरह का गुड्स चाहिए, आई वॉन्ट दिस बाइक ऑफ दिस मॉडल दिस कलर। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आई मेड इट स्पेसिफिक, मुझे ये बाइक चाहिए, इतना सीसी वाला चाहिए, इसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए और उसमें कलर ये होना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, स्पेसिफाई, फीचर्स बताए कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए। ओके, तो जो शोरूम का ओनर है वो मुझे गोडाउन में लेके जाता है और उसने मुझे बताया कि देखो ये जो बाइक्स पड़ी हुई है ना, वो आपने जो स्पेसिफिकेशन बोला है वैसी है। द स्पेसिफिकेशन दैट यू हैव गिवन कि मुझे इस कलर का बाइक चाहिए, इतने मॉडल वाला बाइक चाहिए, इतना ये सारे जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपने बताए थे वो वाले सारे बाइक्स इधर पड़े हुए, मतलब मुझे 20-25 बाइक्स बताए। ओके, तो अब वो लॉट तक मैं पहुंच गया, आई हैव रीच्ड टिल दैट लॉट, पर उस 25 में से मुझे कौन सा खरीदना है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, स्टिल नॉट डिसाइडेड। मैं गया, बाइक्स चेक की, सब बाइक्स पे जाके देखा कि किसी का कलर तो निकला हुआ नहीं है ऐसा वैसा, किसी को स्टार्ट करके देखा और फाइनली उस 25 में से कोई एक डिसाइड किया कि ये वाला बाइक बाहर निकालो, ये मुझे चाहिए। तो मैंने गुड्स को क्या कर दिया, असर्टेन कर दिया। असर्टेन मतलब स्पेसिफाइड, क्या बोलेंगे असर्टेन में, स्पेसिफाइड एंड केप्ट असाइड। केप्ट असाइड का मतलब ये होगा कि अब ये बाइक मेरी है, आप इसे किसी और को नहीं दे सकते हो, इसको साइड पे रख दो, आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, मैं कल सुबह आके लेके जाऊंगा। ओके, तो आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई भी कर दिया कि कौन सा मॉडल, कौन से फीचर, ये वो, और उसमें से जो बाइक आपको पसंद आई वो अपने साइड पे निकाल दी। दिस केप्ट असाइड, दैट इज कॉल्ड ascertained goods. Okay, let's learn in detail what are specific goods, what are ascertained goods and what are unascertained goods. कोशिश करते हैं समझने की। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स, जैसा मैंने आपको बताया, गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब उसको बनाना है ऐसा नहीं है, वो बन के रेडी है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में है। ओके, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, लेट्स लर्न द क्लासिफिकेशन। उसमें सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स goods identified and agreed upon at the time of
contract of sale is made, like any specified and finally decided goods like Samsung Galaxy S7 Edge, Whirlpool washing machine of 7 kg, 8 kg, whatever. Okay. Example 2. A had 5 cars of different models. He agreed to sell his Fiat car to B and B agreed to purchase the same. तो इसमें क्या हो गया? Specific goods. You have specified the goods. Okay. Ascertained. Let's try to learn what is ascertained goods. Ascertained goods are those goods which are identified, okay, in accordance with the agreement after the contract of sale is made, which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. This term is not defined in the act but has been judicially interpreted. मतलब ये डिफाइंड नहीं है बट जुडिशियली इंटरप्रेटेड का मतलब कई सारे केस लॉज आए, गवर्नमेंट के सामने कई सारी केस स्टडीज आई और उसमें उन लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया है. नॉर्मल सेंस में लोग असर्टेन्ड गुड्स को और स्पेसिफिक गुड्स को एक जैसा ही मानते हैं, पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन अलग है. कोर्ट ऑफ लॉ इन दोनों को अलग अलग मानता है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या कहेंगे? द कोर्ट ऑफ लॉ कंसीडर्स स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन गुड्स एज सेपरेट. Okay? When from a lot or out of large quantity of unascertain goods. देखो मैं आपको स्पेसिफिक से कहाँ लेके गया था? अनअसर्टेन में. मैंने बोला कि मुझे ऐसी बाइक चाहिए, ऐसे फीचर्स वाली चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, इतना सीसी चाहिए, तो वो स्पेसिफाई किया. उसके अकॉर्डिंग शोरूम का जो मैनेजर है वो मुझे एक लॉट दिखाता है. देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? लॉट. लॉट मीन्स मोर देन वन बाइक वॉज देयर. वहां पे 20-25 बाइक रखी हुई थी. वो बोला कि देखो ये लॉट है आपका, इसमें से आपको जो पसंद आए. ओके. तो फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाइड. मुझे ये बाइक चाहिए, आई वॉन्ट दिस बाइक, दिस कलर, इसको अलग करो. मैंने क्या बोला था? वर्ड केप्ट असाइड. उसको अलग रखो. ओके. तो उसको बोलेंगे असर्टेन्ड गुड्स. इसका एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने बाइक वाला एग्जांपल दिया था, इधर कुछ और दिया हुआ है. अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स. ही अग्रीज टू सेल 50. These bells were selected. मैंने वन बाय वन सिलेक्ट किया और सेट असाइड किया. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी शॉपकीपर को ऐसा कहा कि मुझे जीन्स पैंट खरीदना है. ओके. तो उसने बोला कौन सा कलर चाहिए? तो मैंने बोला कि ब्लू के अलावा कोई भी कलर दिखाओ. मोस्टली जीन्स ब्लू कलर में आता है, मेरे पास वो सारे हैं. उन्होंने मुझे ब्लैक दिखाया, ग्रीन दिखाया, ग्रे दिखाया, काफी सारे कलर दिखाते गए. तो उनके पास मेरी साइज का एक लॉट होगा. मैंने उनको पहले स्पेसिफाई किया कि मुझे कैसा जीन्स चाहिए. उसके बाद वो लोग मुझे लेके गए अनअसर्टेन्ड गुड्स में. मतलब उनके पास एक लॉट था, उन्होंने बोला कि ये लॉट आपके काम का है, आपकी साइज का है, इसमें से चेक करो. ओके. तो वो लॉट मतलब अनअसर्टेन गुड्स है. उस लॉट में से मैंने 4-5 जीन्स लिए. उनका कलर मुझे पसंद आया, उसका फिटिंग मुझे पसंद आया. मैंने उसको पहन के देखा, मुझे कंफर्टेबल लगा. मैंने उसको कहा कि ये साइड पे रखो, ये मेरा फाइनल है. मतलब आउट ऑफ 50 और 100 jeans I have selected 4-5. ओके. तो जैसे ही गुड्स का सिलेक्शन हो जाता है वो गुड्स असर्टेन्ड बन जाता है. क्या बन जाता है? असर्टेन. आई वॉन्ट दिस ओनली. ओके. इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ असर्टेन्ड गुड्स. ऑब्वियस है. आप गुड्स में भी कौन से गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? असर्टेन्ड. आपको कंफर्म पता है कि इस 100 बेल्स में से मुझे ये वाले 50 खरीदने हैं, इसको अलग से रखो, गोडाउन में ही रखो, पर अलग जगह पर रखो, मिक्स ना हो जाए. एज द कॉटन बेल्स
to be sold are identified and agreed after the formation of contract. इससे पहले मतलब जब तक मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था, सेपरेटली रखा नहीं था, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट असर्टेन्ड गुड्स का था, सॉरी अनअसर्टेन गुड्स का था। जैसे ही मैंने चीजें आइडेंटिफाई कर ली, उसको अलग कर दिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया असर्टेन गुड्स का। मूविंग ऑन, unascertained goods. So, unascertained goods are those goods which are not specifically identified or ascertained. Simple है, मुझे रेड कलर का बाइक चाहिए, 160 सीसी का बाइक चाहिए, और बजाज का एवेंजर बाइक चाहिए। ये मैंने स्पेसिफाई किया। उसके अकॉर्डिंग शोरूम का जो मैनेजर है वो मुझे एक लॉट तक लेके जाता है। देखो अभी तक मैंने कौन सी गाड़ी उस लॉट में से लेनी है वो नहीं बोला है, सिर्फ उसने लॉट बताया, तो उस लॉट को मैं बोलूंगा अनअसर्टेन। ओके, उस लॉट में मुझे जो पसंद है वैसी गाड़ियां ही है, जैसा मैंने बोला था वैसा। ओके, तो उस लॉट में से भी कौन सा वो अभी तक मैंने निकाला नहीं है। लॉट तक गए तो अनअसर्टेन है, लॉट में से डिसाइड हो गया तो असर्टेन हो गया, इट विल बी असर्टेन। ओके, इफ ए अग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट, उसने बोला कि मुझे टाटा नमक चाहिए, टाटा सॉल्ट, आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स, मतलब 100 पैकेट्स ऑफ टाटा सॉल्ट आपके शोरूम में या आपके शॉप में पड़ा हुआ है। ओके, इसमें से कौन सा वाला पैकेट वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। लॉट ये है, इफ द लॉट इज डिसाइडेड मतलब वो गुड्स कैसा हो गया, अनअसर्टेन। इस लॉट में से मैंने एक पैकेट पिकअप किया तो अब हो गया ascertained goods. Okay, so far we have learned existing goods. In that existing we have learned specific goods, ascertained goods and unascertained goods. Moving on, future goods we have already decided which are to be manufactured or produced. अभी तक मैंने वो खरीदा सॉरी बनाया नहीं है। और कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, द एक्विजिशन बाय सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटीजेंसी, अनसर्टेन इवेंट। सेलर को मिलेगा तो सेलर बायर को बेचेगा। ओके, या stopping our discussion over here, we'll continue further with new definition. Thank you.